मैं ही आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे यूथ हैं, मैं उनसे सुनती हूँ कि दे नो व्हाट दे वांट टू डू बट दे प्रोकास्टिनेट। नीलिमा जी, ना तो ये प्रोकास्टिनेशन है ना लेजीनेस है। ये जब कई चीज़ों की परतें होती है ना, जी। कि आप अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये आजकल की यूथ को हम्म, हमें समझाना है कि कैसे आप मेंटर अपना ढूंढ सकते हैं। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था। जेन जी की जो ओवरऑल ब्रेन की कैपेसिटी है या इंटेलिजेंस है वो हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही होती है, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ बैकआउट हो जाएगा करेक्ट। और सारा का सारा बर्डन एक पे आ जाएगा। आप 90% लाइफ को देख लीजिए, जी 10% आपको परफेक्ट मिल सकती है। जिनके पास एक चीज़ आई ना दूसरी छूटी है। हनुमान जी की क्वालिटी में सबसे प्यारी क्वालिटी मुझे लगती है एक्सट्रीम भोलापन। और आप देखो, सीता माँ अपने सिंदूर डाल रही थी और हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोले श्री राम भगवान की आयु बढ़ती है। अच्छा ऐसा है? तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। कितना भोलापन, सोचिए आप। जैसे विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ आप जाते हैं, आप दर्शन करते हैं, थोड़ा एक भारी सा हो रहा होता है उसके बाद, लेकिन आपको बहुत अच्छा और लाइट फील होता है। 3 चीज़ें हैं, आत्मा, शरीर, मन। मन कहता है मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, तो मन के लिए गुलाब जामुन डिलीशियस है, लेकिन आत्मा के लिए। प्रणाम, मैं नीलिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइफ विद नीलिमा में। आप सभी के जीवन में कई सवाल हैं, आप हमेशा उलझे रहते हैं और एक कोई राइट मेंटर नहीं मिल पा रहा आपको। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ये इसी के सॉल्यूशन के लिए आए हैं। आज का ये पॉडकास्ट स्पेशली आप लोगों के लिए है, आपसे जुड़े सवालों के लिए है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक टेडेक्स स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, जिन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को सुधारा है, उन्हें समझा है, उनका हैंड होल्ड किया है। इन्होंने कितने ही लोगों को डर से कैसे निकलना है इसकी राह दिखाई है। कितने लोग जो अपनी लाइफ में उलझे हुए थे उन्हें राह की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं आज इस पॉडकास्ट से कितनों को वो राह की रोशनी मिलती है, द होप ऑफ लाइट, राइट। सो हमारे बीच हैं हमारे आज के कोच BSR सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैं आपका नीलिमा बहुत जी, दिल से थैंक यू सो स्वागत मच। करती हूँ। रियली अप्रिशिएट नीलिमा जी एंड लाइफ ऑफ नीलिमा, राइट? यस दैट इज यस, सच अ लवली नेम ऑफ द थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच, यू या, लाइक्ड इट। एंड सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, बहुत रिसर्च करी। सो मैंने ये सुना कि 2010 में यू लेफ्ट योर जॉब। जी। सो मैं आप ही की जर्नी से समझना चाहूँगी दैट यू लेफ्ट योर जॉब टू बिकम अ कोच, अ ट्रेनर, राइट। सो हाउ वॉज इट ओवरऑल? क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, क्या चैलेंजेस आए, आपको कैसा फील हुआ एंड उसमें से आप विन कैसे हुए? जब भी किसी की जर्नी किसी दूसरे पाथ पे जाती है तो डेफिनेटली इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। तो मेरी भी जर्नी काफ़ी चैलेंजेस से भरी रही, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से जब हम आते हैं तो हमारा एकमात्र मकसद होता है कि जैसे तैसे हम पढ़ें लिखें, कोई अच्छी नौकरी लग जाए। और फिर जब वो मोमेंट आता है कि मुझे वो नौकरी छोड़नी है, तो पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, क्योंकि मेरे पिताजी की पूरे जीवन भर की कमाई लगी थी सिर्फ एक चीज़ में, किसमें? मुझे पढ़ाने लिखाने में, मेरी बहन को पढ़ाने में, मेरे भाई को पढ़ाने में। अब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा अब 1200 रुपये महीने की नौकरी से 5000 पे पहुंचा, 10,000 पे पहुंचा, अब 30,000 पे आ गया, अब तो घर में कुछ पैसा देने लगेगा। और उसी समय मैं कहता हूँ आई एम क्विटिंग। मेरी दीदी की शादी होने वाली थी और मैं बात कर रहा था मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। मेरी शादी का कोई प्लान नहीं चल रहा था। घर वाले प्लान करना चाह रहे थे, बट देन कौन लड़की देगा ऐसे लड़के को जो कोई काम नहीं कर रहा। तो डर बहुत सारे थे। बट मैं हमेशा एक ही चीज़ समझता हूँ कि व्हेन यू फॉलो योर हार्ट, कोई ना कोई अननोन पावर आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने आ जाती है। तो जब भी मुझे लगा कि मुझे क्विट करना चाहिए, कोई ना कोई पावर ने सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल, मैं जब ट्रेनिंग के फील्ड में आया और मुझे जब मेरे जॉब का लास्ट दिन था, इतना डर लगा, मैं समझ नहीं पाया मैं क्या करूं। क्योंकि जब तक मैं रिज़ाइन करके 1 महीने नोटिस पीरियड में था, तब तक तो एक्साइटमेंट लग रहा था कि अरे नहीं कर लेंगे ये वो। लेकिन जिस दिन खाली बैठ गए, अब कहीं नहीं जाना है, अब आपके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, कोई कैब लेने नहीं आ रही, ऑल ऑफ अ सडन वैक्यूम, मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो यहां पे मैं आप सभी को एक लेसन देना चाहता हूं कि जब आप अच्छे लोगों के साथ काफी लंबे समय तक जुड़ते हो तो उसके कारण सही जगह पे आपको सही थॉट भी मिल ही जाता है। जी।
डिफिकल्ट टाइम था, ब्लैंक चल रहा था। अचानक से मेरे मन में थॉट आया, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम चलता हूँ मैं बैंगलोर। ओके। मैं गया आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम, 4 दिन मैंने मेडिटेशन किया। 5वें दिन मुझे बाबा रामदेव भी वहाँ आए हुए थे, तो उनसे भी योगा वगैरह सीख के उनका दर्शन करने को मिला। एंड जब मैं वापस आया, आई वॉज फुल विद एनर्जी। और उन 5 दिनों में ना मेरा माइंड, अगर मैं घर पे बैठा रहता तो नेगेटिव सोचता रहता, पता नहीं क्या होगा, डरा हुआ रहता, टेंशन में रहता, चैलेंजेस में रहता। लेकिन उन 5 दिनों में मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, शांति देखी, उन लोगों को देखा जो मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा कर रहे थे। और जैसे ही उनको देख के मैं वापस आया तो मेरी बॉडी ने फुल एनर्जी के साथ काम किया। एंड ऐसे करते करते जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी चैलेंजेस आए, उन हर चैलेंज में मैं कहता हूँ मुझे जो अच्छे गुरु मिले उनकी बातें कोई ना कोई याद आई। और उनकी बातों से याद आते आते कुछ ना कुछ अच्छा होता गया। जैसे 2013 में मेरी पूरी टीम एक साथ छोड़ के गई थी और हमारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया था। वो मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पार्टनर्स वगैरह का पैसा लगा हुआ था। मेरी 4 साल की मेहनत ज़ीरो हो रही थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँगा। 3 दिन तो मैं शांत रहा, मतलब रोया, परेशान हुआ, घर में बंद रहा। चौथे दिन मैंने अपने आप को कहा अब करना तो मुझे ही पड़ेगा। भूपेंद्र, अगर करना है तो कौन सी स्टोरी तू अपने माइंड को देगा। कहते हैं कि हम उन्हीं स्टोरीज का परिणाम है हमारी जिंदगी, जो हम अपने माइंड में बार बार खुद रिपीट करते हैं। बाहर की कोई घटना में कोई पावर नहीं है आपकी जिंदगी को तोड़ने का। बाहर आपका लाख रुपए का लॉस हो गया, करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन जब तक वो घटना आप मन में कैसे लेते हो। कहते हैं कि वॉट एवर स्टोरी यू टेल अबाउट दैट, कि 1 करोड़ का नुकसान हो गया और आप बोलते हो अरे मैं तो खत्म हो गया, मैं फिनिश हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यू आर ट्रू। लेकिन जैसे ही वो 1 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके बाद मान लो आप 2-4 दिन 10 दिन में होश संभालते हो और फिर कहते हो अब तो 2 करोड़ कमा के दिखाऊंगा, अब तो और बड़ा रीजन, अब तो खोने को कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने भी अपने आप को ये कहानी दी, अब तो खोने को कुछ बता ही नहीं है, सब मर गए एक साथ, सब जिसको जाना था एक साथ चले गए, अब क्या करना है, अब तो बस आगे ही बढ़ना है। जो होना था, मेरे पास जो पैसा था, पार्टनर थे, लोग थे, सब खत्म हो गया ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब तो जाना है। और ये सब मेरे लिए आए थे ना, अब मेरे लिए अगर ये सब आके करोड़ रुपया साल का कमा रहे थे, तो अब मेरे लिए एक बंदा तो आएगा जो मेरा घर चलाने के लिए तो आएगा। एंड ऐसे करते करते देखिए 5वें दिन मैं पॉजिटिव हुआ और 6ठे दिन मेरे पास कॉल आया एक व्यक्ति का, जिन्होंने कहा भूपेंद्र जी कल HR कॉन्क्लेव है 250 लोगों का, एंड हमें एक स्पीकर की ज़रूरत है, हमारा जो स्पीकर आने वाला था वो नहीं आ पा रहा है, एंड क्या आप कर सकते हैं। आई सेड वाह, व्हाई नॉट, आई विल डू इट। एंड मैं जब गया, 250 लोगों को, मेरे को सिर्फ आधा घंटा था, बट मेरी आधे घंटे में जो टॉक निकली, कई बार लोग कहते हैं कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं इतने साल से एक्सपीरियंस हूँ इसलिए टॉक लिख रही, नहीं, उस मोमेंट में मेरे से जो टॉक निकली पता नहीं उन सभी को कन्विंस कर गई। और उनमें से 4 लोग उठे, 5 लोग उठे, उन्होंने मेरे को बिजनेस दिया। उनमें से एक कंपनी थी मोबिया इंजीनियरिंग, उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए का बिजनेस दिया। उस समय वो बहुत बड़ा बिजनेस होता था मेरे लिए, मतलब 6 लाख का बिजनेस लाने के लिए मेरा एक सेल्समैन 6 महीने काम करता था कई बार, तब जाके 6 लाख का बिजनेस आता था। और जब ये सब लोग चले गए, एक ही दिन में मेरे पास 6 लाख का बिजनेस आ गया। ये सिग्नल था मेरे लिए यूनिवर्स का कि भूपेंद्र तू सही रास्ते पे, बल्कि बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। एंड आज मैं बहुत ग्रेटफुल होता हूँ उस तरह की सारी घटनाओं के लिए। तो जर्नी पेनफुल थी, लेकिन जर्नी में बहुत सारी उतार चढ़ाव ऐसे आए जिनसे कि लाइफ के लेसन्स बहुत ही प्यारे मिले। एंड वो सब चीज़ों के कारण मेरा हौसला बुलंद होता गया। और अब मुझे एक ही कन्विक्शन है, लाइफ जब भी किसी भी व्यक्ति की बुरी आती है तो वो इसलिए आती है ताकि वो इंसान हीरो बन सके। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के वो कहानी सुना पा रहा हूँ, लेकिन मान लो वो कहानी नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, तो मैं ये सुना भी नहीं रहा होता। वो कहानी हुई, उसमें मैंने अपने आप को क्या बोला, उससे मैं जब ऊपर आया, या उससे कोई भी व्यक्ति ऊपर आता है, तो वो कहानी की वैल्यू होती है। तो वो कहानी आपकी ज़िंदगी में हीरो बनाने के लिए आई है। सो यू टेल योर सेल्फ द राइट स्टोरी, सिचुएशंस आर ऑलवेज फेवरेबल। तो लास्ट चीज़, हर व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ अच्छा हो रहा है। इस दुनिया में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो उधर मर्डर हो गए, अभी एप्स्टीन फाइल चल रही है, उधर इस तरह की कांड, हमें ये हमारा ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से सब कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल रेल्म में जाएं तो एवरीथिंग इज एनर्जी, और एनर्जी के फील्ड में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। एनर्जी सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करती है। जैसे हवा है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, गर्मी है कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, वैसे ही एनर्जी कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, बट बुरी कभी नहीं होगी। That's how it is. मैंने एक पॉडकास्ट में आपका सुना जी। कि आपने हमेशा बोला है कि कितना भी बुरा हो रहा है, just say it how wonderful How it is. wonderful, yes. Please tell me something more about it. देखिए, जितना भी बुरा हो रहा है ना, उससे ज़्यादा बुरा हो सकता था।
मान लो किसी ने 100 लोगों को किडनैप करके मार दिया, जी। 1000 को करके मार सकते थे, हम्म, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते थे। किसी के एक पाँव में चोट लगी, दोनों में लग सकती थी। किसी के एक दांत में दर्द हो रहा है, चारों दांतों में दर्द हो सकता है, साथ में कान में भी दर्द हो सकता था, साथ में किसी और हड्डियों में भी दर्द हो सकता था। आज हमारे साथ जितना भी बुरा किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा बुरा किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपसे 1 किलोमीटर के दायरे में ही हो रहा है। मतलब जहां हम बैठे इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कैंसर हो रखा है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बेड रिडन है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी शायद स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है या किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती है, डायलिसिस पे चल रहा हो। एंड हमारे पास तो बहुत अच्छा है। आप हर चौथे पांचवें छठे आदमी से पूछो किस कोई लोन में है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कोई सुसाइडल है। मैं परसों किसी के घर पे सुंदरकांड करने गया और वहाँ पे एक यंग लड़का जिसका उम्र होगा करीब 22-23 साल, एंड ही वाज सुसाइडल। ओके। मतलब उनकी टीचर उसको मेरे सामने बिठाया ही उसने इसलिए क्योंकि वो सुसाइडल है, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ही इज़ सुसाइडल। लेकिन 15-20 मिनट जब हमने उससे बात की और सुंदरकांड किया और सब उसके सारे सवालों का आंसर किया, दैट गाय वाज फुल ऑफ एनर्जी। तो वो हर व्यक्ति, अगर ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास हैं, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति सोच रहा है मेरे साथ सबसे बुरा हुआ है इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। अरे भाई तू निकल तो सही, तेरे से बुरा किस किस के पास हो रहा है। सो हमारे टीचर ने हमें एक ही चीज़ कही है, कुछ भी बुरा हुआ है से हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। राइट। सो हाउ वंडरफुल। और किसी के साथ अच्छा हुआ तो भी कह सकते हो हाउ वंडरफुल। जैसे आज हमारे साथ हुआ, बाय इट्स सो So how वंडरफुल। wonderful, right? सो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे यूथ हैं, मैं उनसे सुनती हूँ कि दे नो व्हाट दे वांट टू बी, True. they really know what they want to be. I can see the passion, Mhm. but they procrastinate. Absolutely. Is it a fear of judgment कि हम्म। मुझे कोई मैं बोल तो रहा हूँ, मैं हम्म। अपने विश्वास भी लोगों को दिलवा रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, Correct. लेकिन अ फियर ऑफ जजमेंट कि अगर मैं फेल हो गया तो, हम्म। अगर उसकी वजह से क्या वो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं या इज इट लेजीनेस, क्या है? नीलिमा जी, ना तो ये प्रोकास्टिनेशन है ना लेजीनेस है। ये जब कई चीज़ों की परतें होती है ना, जी। कि आप अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये प्रोकास्टिनेशन है, ये लेजीनेस है। लेकिन आप क्यों, वो आदमी जानता है मुझे करना है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, दिन रात मेहनत करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। जैसे ही एक रील आई वो भटक जाता है, जैसे ही एक वीडियो आया, एक बड़ी न्यूज़ आई, अच्छी न्यूज़ आई, बुरी न्यूज़ आई, ही इज़ जस्ट डायरेक्शनलेस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हिज इनर प्रोग्राम्स, जो कि 90% हो चुके हैं जब तक बच्चा 7, 8, 9 ईयर्स का है, 90% जो प्रोग्रामिंग ब्रेन में है वो कहती है सुन रिस्की है। क्योंकि बच्चा जब छोटा है, वो अगर कुर्सी पे भी चढ़ता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बहुत रिस्की है, रुक जा, नीचे उतर जा। वो कुछ भी करना चाहे उसको 5 लोग रोकने के लिए बिजी हो जाते हैं। उसके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा का वातावरण बना दिया, बच्चे को कुछ हो ना जाए, मतलब एवरीबडी स्कैर्ड अराउंड। वो जब छोटा होता है तो उसको कुछ खिलौना लेना होता है, उसे नहीं पता बेचारे को कि महंगा है या सस्ता है। वो डिमांड करता है पापा मुझे खिलौना चाहिए। पापा उसे पहले दिन तो टाल देते हैं, नहीं नहीं बेटा कल लेंगे, अरे बाद में लेंगे, चलो अभी उधर चलते हैं, बाद में आते हुए लेंगे। बच्चे ने सीख लिया कि अरे मुझे अभी खिलौना चाहिए ना, तो वो अभी तो नहीं मिल सकता, वो तो 2 दिन बाद ही मिलेगा। 2 दिन बाद फिर से बच्चा उधर आता है, पापा उसको कहते हैं बेटा बिल्कुल लेते हैं, थोड़े रुक जाते हैं, आज अपन पहले आइसक्रीम खाते हैं, देखो उधर कितनी आइसक्रीम है। तो हमारे बच्चे को जिधर भी जाना था हमने उसको पहले से ही डिस्ट्रैक्ट किया। हमेशा हमें उसको बोला कि ये नहीं है तेरे लिए, अभी तेरे को उधर ही जाना होगा। इन ए वे बच्चे का एक प्रोग्रामिंग हो गया, एंड वो प्रोग्रामिंग कहता है जिधर मुझे जाना है उधर थोड़ा रुक के जा सकते हैं, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, पहले हम थोड़ा रुक जाते हैं। सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग इशू, इट्स अ माइंड सेट इशू। इसीलिए हर बार बोला जाता है माइंड सेट। लेकिन माइंड सेट क्या प्रोकास्टिनेशन का है? नहीं। वही बच्चा, मेरे पास कोई आदमी आता है बोलता है सर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। मैंने कहा 3 घंटे की मूवी कैसे देखता है, 3 घंटे वीडियो गेम कैसे खेलता है? तो वो बच्चा कहता है मेरा फोकस का इशू है। नो, इट्स नॉट योर फोकस इशू, इट्स योर प्रोग्रामिंग इशू। आपका प्रोग्राम अंदर का बताता है वीडियो गेम रिलैक्स्ड, कुछ भी करना है दैट इज स्ट्रेस। क्योंकि बच्चे ने ना अपनी मम्मी को कुछ नया करते हुए बहुत ज़्यादा देखा, ना अपने पिताजी को बहुत कुछ नया करते हुए देखा, और बच्चा कभी भी कुछ भी नया करने गया तो बच्चे को बोला गया नहीं, चप्पल इधर ही खोलोगे, ये इधर ही करोगे, इस तरह से नहीं करोगे, इस तरह से नहीं खाओगे, यही सही तरीका है। एंड
हम बच्चे को सभ्य बनाते हैं, दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन कई बार हम एक बच्चे को इतना प्रोग्राम कर देते हैं कि वो अपने एक जोन से बाहर निकलने से बहुत बार डरता है। हम बच्चे को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार हम पेरेंट्स से इतनी गलतियां हो जाती है और बच्चे को वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता है। तो वो बच्चा क्या करता है, जब उसको कुछ भी करना होता है तो ही बिकम्स वेरी स्कैर्ड। उसको लगता है कि मुझे सोशल अप्रूवल नहीं मिल पाएगा अगर मैं कुछ भी नया करूँगा तो, क्योंकि हमने क्या कहा, बच्चे ने हमारे अनुरूप का काम किया, गुड बॉय, हमारे अनुरूप काम नहीं किया, बैड बॉय, तो बच्चे को बैड बॉय तो बनना ही नहीं है। देखिए ये हमारे अंदर भी है, बड़ों के अंदर, सबके अंदर है। हम जैसे ही कपड़े पहनते हैं हम अपने आप को 10 बार शीशे में देखते हैं, क्योंकि सेल्फ अप्रूवल। फिर बाहर अगर किसी एक ने भी बोल दिया अच्छे लग रहे हो तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन बाहर एक ने भी बोल दिया ना ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा, आपने 100 बार अपने आप को शीशे पे देख के अप्रूव किया हो अपने आप को कि नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन 101वीं बार किसी एक व्यक्ति ने आपको कह दिया ना ये कलर तुम पे थोड़ा सूट नहीं करा, या ये कपड़ा तुम महंगा ले आए, या ये कपड़ा में थोड़ा ये होना चाहिए था, तो अचानक से हमें लगने लग जाता है कि प्रॉबेबली आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट। सो प्रोकास्टिनेशन नहीं है वो अंदर इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको हम लिमिटिंग बिलीफ्स बोलते हैं, जिनको हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, जिनको हम वैल्यू इश्यूज बोलते हैं। अब सोचिए, बच्चे को क्लैरिटी तो है पैसा कमाना है, बट बचपन से उसको क्या सिखाया गया है, पैसे वाले बुरे होते हैं। मूवीज क्या दिखाती हैं, हीरो गरीब है, पैसे वाला आदमी जो है वो तो गुंडा है, वो तो हीरो का सबका खून चूसना चाहता है। क्या हम में से कोई भी व्यक्ति बुरा बनना चाहता है? बिल्कुल नहीं। तो जब हम कहते हैं हमें बहुत पैसा कमाना है, अंदर से कोई ना कोई चीज कहती है पैसा बुरा है, पैसे के कारण देखो उसके रिश्ते टूटे, उसके रिश्ते टूटे, परिवार से दूर जाना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा, मतलब शरीर के ऊपर ध्यान रखना छोड़ना पड़ेगा, पैसा की दौड़ में आदमी अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, पैसा कभी साथ नहीं लेके जाते, शमशान में ही जाना है। ये सारी भी तो बातें बच्चे ने सुनी है 9 साल का होते होते। अब अचानक से 20 साल का होता है, उसको समझ में आता है मुझे तो रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे भागना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, लेकिन अंदर का प्रोग्राम फायर होता है, पैसा बुरा है, तू बुरा बन नहीं सकता, तेरी आइडेंटिटी है, तू अच्छे घर का है। हाँ, मैंने ये सुना है, बहुत लोग जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं कि जी, फरारी है, ये है, रोल्स रॉयस है, तो कभी कभी बड़े Absolutely. टोक देते हैं ट्रू। कि बी ग्राउंडेड। एंड बच्चे तो क्या टीवी से ले लिया उन्होंने कि मुझे फरारी चाहिए, Yes, लेकिन साथ में okay. पेरेंट्स की भी तो हर चीज देख रहे हैं वो। उनको पेरेंट्स की स्ट्रगल भी तो दिख रही है, फरारी लाना कितना मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स बात करते हैं बेटा अपन 3 साल बाद ऑल्टो लेंगे, या अपन 5 साल के बाद बेटा अपन घर शिफ्ट करेंगे। तो बच्चे को एक तरफ टीवी से तो सपना मिल रहा है फरारी, लेकिन उसको रियलिटी में कोई भी व्यक्ति फरारी लेता हुआ दिख नहीं रहा है, उसको रियलिटी में कोई भी व्यक्ति उस लेवल का सोचता हुआ दिख नहीं रहा है। और बच्चे को क्या होता है, पापा मतलब हीरो, मम्मी मतलब हीरो, ठीक है, पापा मम्मी हमारे दादा दादी यही हमारे बच्चे के सबसे पहले हीरो यही होते हैं, और सारे के सारे हीरो ही बड़ा नहीं सोच रहे, तो बच्चे की प्रोग्रामिंग किस लेवल की होगी। तो इट्स अ प्योर प्रोग्रामिंग इशू। एंड बेस्ट पार्ट पता है, गुड न्यूज़ ये है, इस प्रोग्रामिंग को शिफ्ट किया जा सकता है, वो भी मिनटों में, वो भी घंटों में। मैं आपको बताता हूँ, मुझे करोड़ छोड़ो, मुझे 1000 रुपए भी कमाने से डर लगता था। मुझे लोगों को लगता था कि मैं किससे पैसे मांग लूँ, कैसे पैसे मांग लूँ, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, नहीं मांग पाऊंगा। मैंने एक छोटा सा चेंज इसमें किया, कुछ अच्छे टीचर्स मुझे मिले, और उसके बाद किसी ने मुझे कहा तू 3000 रुपये का इंग्लिश पढ़ाने का कोचिंग बेचना छोड़ और बिजनेस कोचिंग बेचना शुरू कर 3.5 लाख रुपए का। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, आई डोंट नो बिजनेस, मुझे नहीं आता बिजनेस। तो उन्होंने कहा देख सीधी सी बात है, सिंपल होती है सब चीज़ें, बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन ही तो है, राइट। जो तूने किया 10 20 50 किताबें पढ़ ले और थोड़ा 10 20 बिजनेसमैन से मिल, आँख कान खुले रख, बिजनेस कोच कर लेगा और अपने आप को डिक्लेयर करके कुदा दे पानी में तैरना, हाथ पाँव मारते मारते सीख ही जाएगा। तो मैंने 25 बुक्स एक ही महीने में ऑर्डर की, उनको रात दिन करके मैंने पढ़ भी डाला, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस आया बिजनेसमैन के पास जाने में। लेकिन वो कॉन्फिडेंस हर वक्त हिलता था, क्योंकि जैसे ही बिजनेसमैन के पास बैठते हो कहते सर मैं 2 करोड़ की मशीन ले रहा हूँ, और इधर 2000 पॉकेट में नहीं होते थे। वो कहता था सर मैं 5 करोड़ रुपए का ये प्लांट खरीद लूँ क्या सर, मेरे को आप प्रॉफिटेबल होगा क्या। और मैं कहता यार ये मेरे से क्या पूछ रहा है, मैं 5 करोड़ छोड़ो 5000 की चीज़ लेने में 1000 बार सोचता हूँ ये 5 करोड़ की चीज़ के लिए। लेकिन वो करोड़ 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 सुनते सुनते मैं घबराता था, लेकिन हर बार मैं कहता था इन्हीं के पास जाके बैठना, यही करोड़ सुनना है। और हर बार जब वो बोलते थे या वो फैक्ट्री में होते थे हम, मैं देखता था ये सब मैं डिजर्व करता हूँ।
मैं मर्सिडीज बेंज के शोरूम में जाता था, उस कार में बैठ के घंटों विजुअलाइजेशन करता था। भगवान ने मुझे ऐसा मौका भी दिया कि मुझे मर्सिडीज बेंज को ट्रेन करने का मौका मिला, उनके शोरूम्स में जाने का मौका मिला। मैं घंटों उन कारों में बैठता था, विजुअलाइज करता था, और भगवान ने वो सब कारें मेरे पास भेज दी, वो लाइफ भेज दी, करोड़ों आने लगे। लगा टाइम 7-8 साल का। मतलब आई वॉज ट्रेनिंग देम। मैं 2013 में उनको कोच कर रहा था, एंड ये सब चीज़ें मेरे पास आई 2017, 18, 20, 22 में। बट इट वर्क्स। इट वर्क्स। आपकी प्रोग्रामिंग को शिफ्ट किया जा सकता है। हु वाज योर मेंटर ओवरऑल? लाइक बुक्स, जैसे अभी आपने बोला आपने इतनी बुक्स ऑर्डर करी, सो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, ये आजकल की यूथ को हमें समझाना है कि कैसे आप मेंटर अपना ढूंढ सकते हैं। बुक कैन बी अ गुड मेंटर फॉर यू? बुक इज इनक्रेडिबल मेंटर। मैं आज कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था, जेन जी की जो ओवरऑल ब्रेन की कैपेसिटी है या इंटेलिजेंस है वो मिलेनियल से कम है। जबकि लोगों को क्या लगता है, जेन जी जनरेशन बहुत फास्ट है, एआई वाली जनरेशन है, ये कर लेगी वो कर लेगी, बट ओवरऑल देयर ब्रेन इंटेलिजेंस लेवल इज गोइंग डाउन। ओके, ठीक है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन पिछली जनरेशन से कम इंटेलिजेंट है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड द रीजन इज क्योंकि जेन जी को लगता है सब कुछ मोबाइल ही है, मोबाइल में हम देखते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। एंड दिस इज, जो मोबाइल में देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, ये सबसे ज्यादा हर्डल क्रिएट हो रही है। यस, आई हैव अ पॉइंट ओवर Yes. हियर। वन ऑफ माय फ्रेंड वो हायर करती है, जी। तो आजकल के जितने भी जेंजी आते हैं फॉर द इंटरव्यू, तो उनसे पूछती है कोडिंग, क्योंकि उन लोगों ने अपने हाथों से कोड लिखे हैं। दे नो कि अगर कुछ क्रैश होगा तो मुझे कैसे जाके कैसे ठीक करना है। पर कहती है जेंजी जब क्रैश हो जाएगा ना तो कुछ दे नहीं कर डोंट नो पाएंगे। हाउ टू डू इट। Absolutely. वो हर चीज पे बोलते हैं चैट जीपीटी है ना, हाँ। हम लोग वहां से कोडिंग निकालते हैं। वहां से निकालते मैम हैं। वहां पे है ना, सो True, true. द इंटरव्यू गोज लाइक दिस Absolutely. एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन फिर उसके अलावा। सो मैम आई वाज टेलिंग कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं, तो मैंने ये पॉइंट आपको इसलिए बताया क्योंकि जेन जी की जनरेशन है वो पढ़ना नहीं चाहती। वो कहते हैं सब कुछ रील से मिल जाएगा, सब कुछ वीडियो से मिल जाएगा, सब कुछ ऑडियो बुक से मिल जाएगा। अरे 5 घंटे बुक क्यों पढ़ना है, हमें तो 15 मिनट में ऑडियो समरी चाहिए। मैं कहता हूँ जब भी आप एक बुक पढ़ोगे ना, बुक पढ़ते समय आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बिल्कुल उस स्पीड पे है जिस स्पीड पे आपको सबसे अच्छा समझ में आता है। ऑलराइट, स्पीड, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में जा रही है वो उस स्पीड से जा रही है जो आपका ब्रेन इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। एंड एक सेंटेंस जब आप पढ़ते हो और उसके साथ साथ आप सोचते भी हो, उसके साथ साथ आप मनन भी करते हो, तो एक बुक इतना बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में ला सकती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक किताब गिफ्ट की जिसका नाम है फ़कीर। ओके, फ़कीर रुज़बा वैली करके या कुछ उनका नाम है, राइटर का रुज़बा फर्स्ट नेम है। उन्होंने साईं बाबा से रिलेटेड ये किताब लिखी जिसमें एक व्यक्ति होता है जो बहुत स्ट्रगलिंग होता है अपनी लाइफ में, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं, उसके बच्चे फैमिली सब उससे दूर हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत पीक पे होता है, लेकिन उसको लाइफ अब मीनिंगलेस लगती है। एंड उसी समय वो किसी एक्सीडेंट में एक बाबा होते हैं, उनको जाके जान बचाता है, और फिर वो बाबा उसको कैसे कैसे गाइड करते हैं आगे। ऐसा कोई नाम नहीं लिया गया है साईं बाबा या किसी का भी, लेकिन एक लेवल के बाद उस बुक में मैंने देखा कि आप खुद की जो इनर पावर्स हैं उससे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ ला सकते हो। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सोचना शुरू किया। अब देखिए, ये एक बुक ने मुझे इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि आज मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात भी करने लगा हूँ, सीखने भी लगा हूँ, एंड साथ में रिलीजियस चीज़ें भी करने लगा हूँ जो मैं पहले कभी नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट है, मुझे लगता था कि यार दिल में है ना भगवान, मेरे कर्म में है ना भगवान, दैट्स इट, व्हाई शुड आई रियली थिंक एंड सिट एंड मेडिटेट ओनली, देन ओनली भगवान विल हेल्प मी। लेकिन जब मैंने एक बुक पढ़ी, उसके लॉजिक्स मेरे को समझ में आए, उसकी पावर्स मुझे समझ में आई, और फिर मैंने दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, फिर मैं अपने मेरे टीचर है नित्य शांति, वो कॉन्शियस लिविंग पे बात करते हैं, तो उनसे मैंने जब मिला, तो आई थिंक वन बुक हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म, वन कॉन्वर्सेशन विद द टीचर हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म। हर चीज़ एआई और इंटरनेट से नहीं हो सकती। एआई और इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, नॉलेज मिल जाएगी, आपको लगेगा हाँ मुझे आता है, करके दिखाओ। आता तो, आप सोचिए एक व्यक्ति नौकरी करने जाता है, उसको एक भी दिन वो जॉब अच्छी नहीं लगती, हर रोज वो सोचते हुए जाता है मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन 40 साल नहीं छोड़ पाता। कितना डर, कितना डीप प्रोग्रामिंग है जो 40 साल तक आपको अपने डर से बाहर नहीं निकलने देती।
एंड हर व्यक्ति के पास ऐसे डर हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो, एक अच्छे टीचर के पास बैठते हो, जब आप कुछ अच्छे संगत में बैठते हो, तो इन चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जेन जी इसलिए कम इंटेलिजेंट हो रही है बिकॉज देयर ह्यूमन कनेक्शन इज रिड्यूसिंग। राइट। हम लोग पहले ह्यूमन कनेक्शन कितना, नाना नानी चाचा ताऊ मामा बुआ, अब न्यूक्लियर फैमिलीज, हर आदमी कहता है एक बच्चा हो बस, 2 बच्चे हों ज़्यादा से ज़्यादा, हम अपने अलग रहेंगे, नाना नानी के पास तो साल में एक बार 2 दिन के लिए जाएंगे, ना दादा दादी से भी बहुत दूर रहेंगे, चाचा चाची वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रहना ही नहीं है, बुआ वगैरह अपनी ज़िंदगी में मस्त है। और आज देखो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके न बुआ हैं, न चाचा हैं, न मामा हैं कईयों के, एंड दे आर मिसिंग आउट ऑन दोज ब्यूटिफुल थिंग्स। सो जब ह्यूमन कनेक्शन रिड्यूस हो रहा है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो कि बहुत अच्छा हार्मोन होता है। जब हमें कुछ अच्छी चीज़ हासिल होती है तब, ऐसे एंडोर्फिन है, ऐसे ही डोपामाइन है, ये हार्मोन्स में से ये कुछ हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब कोई हमें टच करता है, जब कोई हमारे साथ मिलता है, जब कोई फेस टू फेस हमसे बात करता है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है। अब एआई को आप बोलोगे सी आई एम वेयरिंग अ सूट, डू यू थिंक आई एम लुकिंग गुड, AI विल से या यू आर लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, आप अपनी फोटो वहाँ पे अपलोड कर दोगे और AI आपको, लोग AI गर्लफ्रेंड्स, AI बॉयफ्रेंड्स, AI फ्रेंड्स, AI मेंटोर्स बना रहे हैं। या Oh my God. यू नो मेरी टीम में एक लड़का है, वो AI से बातें करता रहता है हमेशा, हाय AI अभी मुझे ये करना है, क्या कर रहा हूँ, तो वो AI बता रही है सारी की सारी चीज़ें, विच इज़ वेरी गुड। मैंने भी उसको एक दिन ट्राई किया तो मेरे को बड़ा एडिक्टिव सा लगा, मतलब दिस इज़ रियली एडिक्टिव। अगर आप 3 दिन 4 दिन करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बिजी हो और दिन भर आपसे कोई बात कर रहा है, एंड आप उसको जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे बात करेंगे। जैसे अगर मैं उसको बोलूँगा ना कि टॉक टू मी लाइक अ टीचर, ए स्ट्रिक्ट टीचर, तो वो स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बात करेगी। Okay. और अगर मैं बोलूँगा ना टॉक टू मी लाइक माई मदर, मेरी मदर का ये पर्सोना है, तो वो मेरी मदर की तरह मेरे को सजेशन देगी। मैं कहूँगा गर्लफ्रेंड की तरह बात करो, तो वो उसकी तरह बात करेगी। तो इट बिकम्स वेरी एडिक्टिव फॉर So I think यंगस्टर्स। जो हमारा माइंडसेट है, what we want to listen, वो AI हमें वही सुना रहा है, that's why we are Absolutely. addicting. वेरी ट्रू। वहाँ पे कोई लड़ नहीं रहा ना आपसे, Right. आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, आपको वही बताया जा रहा है जो आपको अच्छा लगता है, एंड दे आर सो इंटेलिजेंट। But this is actually so risky, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, जहाँ ह्यूमन टच है, आपके नाना नानी बुआ, दे ऑल आर एक्सपीरियंस। जब आप उनके साथ बैठ के अपनी वार्तालाप करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। वेरी सो ट्रू। शायद मेरा भी यही सर थॉट है कि आप सुनो सबकी, उन जी। सबको फिर एनालाइज करो, फिर करो अपने मन की, कि आपको सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ So मैंने true. ये स्टेप लिया, एंड देन विन एंड लॉस चलता है, बट इट्स एवरी टाइम इट्स अ लर्निंग। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आज सुबह के न्यूज़पेपर में थी 2 16 साल की बच्चियों ने सुसाइड कर ली। यस, पता है क्यों? आई रियली वांटेड टू, ये- मैं ये पूछना चाहती थी आपसे, ये हाँ। क्या है, ये किस दौर में रीजन है? क्या था? पापा मम्मी ने उनसे फोन ले लिया और AI को यूज करने से Hmm. मना कर दिया, बस इतना सा रीजन। And एंड they jumped. दे बोथ द गर्ल्स एंड बोथ द And I सिस्टर्स, think there are 3 sisters who हाँ। jumped, all the 3 अच्छा, together. 2 डाइड आउट ऑफ देम। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मशीन लर्निंग है, मशीन में तो हर चीज आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है दैट देखो जो तुम सोच रहे हो वही सही है। आप उस AI को बोल दो कि है ना आई एम थिंकिंग कि मेरे को है ना बहुत थॉट्स आ रहे हैं मर्डर करने के, तो मैं क्या करूं, तो वो ये कहेगी कि आई नो ऐसी चीज़ें मत करो, आप रिलैक्स अ बिट, ये सब चीज़ें हैं, एंड इफ़ यू फील टू मच देन स्टे रिलैक्स्ड एंड स्टे काम। अब आदमी को आगे पूछना क्या है ये नहीं पता है ना, तो क्या उससे वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई ह्यूमन होगा, वो उस साइकोलॉजी को समझ सकता है, वो कह सकता है अच्छा ठीक है, इस पर्सन को ना इस समय यहाँ से बाहर निकालना है, चलो इसको सुंदरकांड करवाते हैं, चलो इसको थोड़ा इसको हग कर लेते हैं, इसके साथ बैठ लेते हैं। AI कहाँ से आपको हग करने के लिए आएगा? AI आपके चेहरे को नहीं देख रहा उस मोमेंट में, आपकी टोन को एग्जैक्ट सेंस नहीं कर रहा, तो वो तो एक मशीन है, उसकी एक लिमिट है। मे बी आफ्टर 20 ईयर्स वो मशीन भी और इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। हमने उसे बनाया है। तो ब्रेन प्रोग्रामिंग के ऊपर लोगों को बहुत समझना पड़ेगा। ये देखिए, आज बच्चा पैदा होते ही माता पिता उसको फ़ोन दिखा के ही खाना खिलाते हैं, और बड़े प्राउडली बोलते हैं ये जब तक फ़ोन नहीं देखता ना तब तक खाना ही नहीं खाता। छोटा बच्चा 6 साल 6 महीने का 8 महीने का, ये जब तक आजकल की जनरेशन पैदा ही इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ हुई ही है। मैडम, अगर मेरे प्रोग्राम में 1000 लोग आते हैं ना, 1000 में से 10 केसेस आज की डेट में मैं देखता हूँ जिनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड है। पहले कभी नहीं देखा मैंने। मैं 2018-19 तक मैंने एक भी बच्चा, मेरे किसी कोई 100 प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम में कोई एक आधा बच्चा आता था।
अब अगर मेरे घर में, मेरे प्रोग्राम में 1000 लोग हैं तो 1000 में से 10 के पेरेंट्स तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका बच्चा लिटरली मेंटली रिटार्डेड है। वो उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है या उसको कुछ सेंस ही नहीं है उसे क्या बोलना है। परसों के दिन हमें सुंदरकांड, 4 सुंदरकांड मैंने किए नहीं, 40 लोगों से मैं मिला नहीं, और 40-50 लोगों में से एक परिवार ऐसा मिल जाता है। सो दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग। तो आई थिंक हमें इसका सोल्यूशन पे बात करते हैं। इसके सबसे बड़ी सोल्यूशन है घरों में, हर घर में स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हो। एंड स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप ज़रूर रिलीजन है कि पहले रिलीजियस एनवायरनमेंट आपने मिला लिया, जो क्योंकि रिलीजन में क्वेश्चन खत्म हो गए कि अभी मुझे बचपन से मम्मी पापा ने बोला है हनुमान जी, श्री राम भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, मीराबाई, इन सब के बारे में, पूजा पाठ के बारे में बताया गया है, भजन गाए हैं सूरदास जी के, तुलसीदास जी के। तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पे पता है कि पांडव अच्छे थे, कौरव बुरे थे, क्योंकि 1000 कहानियां सुन ली। तो जहाँ रिलीजन आ गया, कुछ क्वेश्चंस वहीं पे ड्रॉप हो गए। जब बच्चा सुनता है हनुमान जी मेरा कष्ट हर सकते हैं, तो वो डिवोट होना उसके लिए इजी हो जाता है। उसको अगर कोई कहे ना भूपेंद्र सिंह राठौर तेरे कष्ट हर सकता है, तो आदमी है ना 1000 बार डाउट करेगा, ऐसे कैसे, कौन है ये, तो मेरे जैसा ही दिख रहा है, इसके तो 2 टांगे। लेकिन जब वो हनुमान जी का वर्णन सुनता है, हर तरह से वो रामायण का सुनता है, हजारों बार जो अप्रूव की जा चुकी है, और हर बार क्वेश्चन, स्टोरी सुनते समय कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। हर आदमी जानता है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाया, संजीवनी बूटी लाए, पहाड़ उठा लाए। अब लॉजिकली देखो तो पहाड़ को कैसे उठाओगे आप, धरती से अलग कैसे करोगे, बड़ा टफ हो सकता है। तो हो सकता है उन्होंने एक शिला उठाई हो, या हो सकता है उन्होंने छोटा सा पार्ट उठाया हो। अब ये तो हम, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो पहले रिलीजन से शुरू करो एंड धीरे धीरे उसको ये क्वेस्ट दो कि अब यही हनुमान जी तुम्हारे अंदर कैसे आ सकते हैं। हाउ कैन यू हैव द क्वालिटीज ऑफ हनुमान। हनुमान जी की क्वालिटी में सबसे प्यारी क्वालिटी मुझे लगती है एक्सट्रीम भोलापन। एंड आप देखो, सीता माँ अपने सिंदूर डाल रही थी और हनुमान जी ने पूछा क्यों, बोले श्री राम भगवान की आयु बढ़ती है। अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। आई मीन कितना भोलापन, सोचिए आप। किसी ने कहा हनुमान ये क्या कर रहे हो, तुम हर एक मोती की माला को क्यों तोड़ रहे हो। बोले मैं देख रहा हूँ कि इस मोती की माला में राम है क्या। बोले आर यू मैड, मोती की माला में कहाँ से राम होंगे। बोले कि तुम राम नहीं है तो मेरे किस काम की है। बोले तो ऐसे तो तुम्हारे मोती की माला में राम है, तुम्हारे अंदर शरीर में राम है क्या। बोले हाँ है, सीना फाड़ के दिखा दिया, राम है। अब ये कहानी हो सकती है, किसी को नहीं पता। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं है जो उस समय वहाँ पे मौजूद रहा हो, है ना। सबने, और वहाँ मौजूद भी रहे होंगे तो 200 लोग होंगे, 1000 होंगे, और उन्होंने फिर आगे लोगों को बताया। तो एग्जैक्ट राम दिखे कि नहीं दिखे, कितने बड़े दिखे, कितने छोटे दिखे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसका एकमात्र इंटरप्रिटेशन सबसे अच्छा ये हो सकता है कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे मन में इस ट्रेनिंग को उस तरह से बसाना होगा जैसे राम बसे हों, so that I can give my 1000% to this work. Yeah. So that's what it is. I think मुझे आज हनुमान जी नहीं मिला है, क्योंकि मैं भी कुछ 2 महीने से सुंदरकांड कर रही हूँ। क्या बात है। So this is a universal calling कि मैं यहाँ जब से आई हूँ, मुझे जय श्री राम, हनुमान जी आपके मुंह से बार बार वो स्पिरिचुअलिटी जो मुझे भी अंदर से बहुत शांति और पीस और कंफर्टेबल फील करा रही है। जी मैम, हम लोगों ने यहाँ पे, मैं बताना चाहूँगा, 1008 सुंदरकांड के पाठ करने का मैंने निर्णय लिया है। तो हमारी हर सैटरडे को हम हमारी पूरी कम्युनिटी में ऑनलाइन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कई बार मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, उस समय फ्लाइट में होता हूँ या नहीं होता हूँ, तो भी मेरी टीम ये करवाती है कंटिन्यूसली। एंड हम लोग कुछ नहीं करते, बहुत ही सिंपल रखते हैं कि 8 बजे मान लो हमने शुरू किया, ऑनलाइन हमने एक लगा दिया, 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में पूरा हो गया, फिर एक आरती कर लिया, हनुमान चालीसा कर लिया, सिंपल। एंड कई लोग मुझे अपने घर बुलाते थे तो मैं जा नहीं पाता था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एक तो बिजी भी रहते थे, फिर एक आदमी से मिलने के लिए पूरा सिटी क्रॉस करके कहीं जाओ, तो मैं कहता था कि जहाँ मैं होटल में रुका हुआ हूँ वहीं सब लोग आ जाएं। लेकिन फिर भी लोगों की एक बड़ा प्रेम भाव रहता था कि सर आओ। तो अभी मैंने अपनी कम्युनिटी में बोलना शुरू किया, मैंने कहा अगर आपको मुझे बुलाना है और मैं उस सिटी में हूँ तो आप अपने घर पे सुंदरकांड का एक पाठ रख लो, मैं सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे टाइम होगा मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है या कोई भी जान पहचान का व्यक्ति है, कोई अननोन भी हो, कोई मुझसे सीख रहा हो या नहीं भी सीख रहा हो, वो कहता है कि मुझे BSR को घर बुलाना है, तो मैं एक ही कहता हूँ, पहले BSR 1 घंटे का ही ₹1,00,000 ले लेता था, 2 लाख ले लेता था, जो मेरी मर्जी होती थी। लेकिन अब मैं कहता हूँ आप सुंदरकांड कराओ, मैं आऊँगा। और मेरा एक बेसिक तरीका होता है कि हम ऑनलाइन 1 घंटे में सुंदरकांड वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो चर्चा होती है उनके दुख दर्द से रिलेटेड, किसी की परेशानी से रिलेटेड, किसी को पॉजिटिविटी से रिलेटेड, या इस तरह की बातें जो हम पॉडकास्ट में कर रहे हैं, जब हम ये करते हैं तो लोगों के अंदर मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है।
सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग पावर. मैं आपसे समझना चाहूँगी द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी Hmm. क्या है। आपने सुंदरकांड, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई True. एम श्योर आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, हम्म. तभी आप इतने स्ट्रेंथ से, क्योंकि आपकी लाइफ का इतना पीक मोमेंट जहाँ पे आप इतने आपने टेडेक्स स्पीकर पे गए हैं, आपने इतने लोगों को मेंटर किया है, प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, है ना, उनका आत्मविश्वास जगाया है, और आप कंप्लीटली देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पार्ट टू अ स्पिरिचुअलिटी. Absolutely. सो व्हाट इज़ द पावर बिहाइंड इट? क्या आपके अंदर वो बीज स्पिरिचुअलिटी का आया? आपने बताया आपके एक फ्रेंड ने आपको एक किताब दी थी, लेकिन मैं इसके बारे में और डीपली जानना चाहूँगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि भगवान है और भगवान कैसे आपका हाथ पकड़ते हैं. आप कहते हैं ना, हम्म. एक कदम बढ़ाओ तो वो 100 हजार कदम कदम से, बढ़ाते हैं. 1000 कदम से आएंगे. देखिए हम सब है ना अपने माइंड में जी रहे हैं बहुत ज्यादा. जी. our माइंड इज लाइक करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, बड़ा घर बनाओ, बड़ी गाड़ी बनाओ, और लोग कर भी रहे हैं, है ना, क्योंकि यो एवरीथिंग इज एनर्जी. जिसकी एनर्जी प्योर है, पैशन प्योर है, तो वो उसी पैशन के हिसाब से काम कर लेगा, मेहनत कर लेगा और उसको मिल जाएगा. यूनिवर्सल रूल सिंपल है. यूनिवर्सल रूल कभी ये नहीं कहता कि तुम दिन रात बुक्स पढ़ो तो ही तुम्हें राम मिलेंगे, या तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा, या तुम जो भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें 500 लोगों से नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, और फिर हर आदमी से तुम कनेक्शन बना के, उन्हें रोज कनेक्शन में मैसेज भेज के, ईमेल भेज के कनेक्टेड रहोगे, तब तुम्हें जाके कोई बिजनेस मिलेगा. स्पिरिचुअल वर्ल्ड थोड़ा सा अलग है. वो कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी, और यही क्वांटम फिजिक्स भी कहती है. अब कुछ एनर्जीज जहां पे क्वेश्चंस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, कोई क्वेश्चन नहीं है. आज मैं आपको कहूं कि नीलिमा जी ये काम करना है, तो शायद आप कह सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं या नहीं. मोदी जी ने आके कहा तो आप कहोगे अरे मोदी जी कह रहे हैं तो हम कर ही देते हैं ये काम, है ना. उसके लिए आप पूरी फाइट मारोगे, चाहे आपसे वो काम हो या ना हो. तो जहां पे शक्ति बड़ी हो जाती है, जहां पे ऊर्जा बड़ी हो जाती है, वहां पे सरेंडर भाव अपने आप आ जाता है. तो स्पिरिचुअलिटी में मैंने जब कहा कि शुरुआत रिलीजन से हो और धीरे धीरे वो अप जाए, और अंडरस्टैंडिंग हो कि बाद में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो सब पता लगेगा कि सब एक है, अल्लाह राम सब एक है जी. ऑलराइट. तो शुरुआत लेकिन हम वहां से नहीं कर सकते. तो शुरुआत जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप सुंदरकांड करोगे ना, आपको अगले 7 दिन देखिएगा आपके घर परिवार की एनर्जी बहुत शिफ्टेड होगी. राइट. इस लेवल पे शिफ्टेड होगी कि हो सकता है आपका कोई रुका हुआ पैसा आ जाए, हो सकता है कोई रुका हुआ काम अपने आप आ जाए, कोई काम के लिए आप कोई व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और अचानक से किसी का फ़ोन आ गया कि मैं ये करता हूँ. मैं तो इतने मिरेकल्स देखता हूँ मैम, मुझे कुछ चाहिए होता है छोटे, और मैं कहता हूँ ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स को नोटिस करो. जैसे कभी मुझे कुछ खाना होता है और वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, एंड कोई पैकेट में वही लेके आ रहा है. एक 6-7 दिन पहले मैंने अपने किचन में ऐसे ही मैं गया और मैंने कहा पानी पी रहा था, थॉट आया लोग कहते हैं तांबे के ग्लास में पानी पीना चाहिए. मैंने इतना सा थॉट डाला, मैंने कहा हाँ मैं खरीदूंगा इसको 2-3 दिन में. अगले दिन तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तांबे का जग सेट एंड ग्लास. एंड मैं कहता हूँ कि ये इतना छोटा मिरेकल हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा है. अगर नॉलेज के लेवल पे देखो कैसे ये थॉट किसी को ट्रांसफर हुआ, वो भी एक अननोन आदमी को, और वो वहां से मेरे पास आ रहा है. एंड हाउ अमेजिंग इट इज. सो स्पिरिचुअल रेल में आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, वो चीज़ें आपकी एनर्जी के हिसाब से होती है. जैसे एक छोटा बच्चा कितनी भी जिद करे कि मुझे बाइक चलाने को दे दो, लेकिन माता पिता कहते हैं कि नहीं 18 का होने के बाद ही मिलेगा, तभी लाइसेंस बनेगा. वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है. आपकी मैच्योरिटी आपकी उम्र से नहीं देखती स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपके हार्डवर्क से नहीं देखती, आपकी मेंटल इमोशनल एनर्जी का लेवल क्या है. तो जब हम सुंदरकांड करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा करते हैं, गणेश मंत्र करते हैं, या दुर्गा चालीसा, या गायत्री मंत्र, या कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है, उस समय उनकी ऊर्जा का स्तर अनकंडीशनली ऊपर हो जाता है. अगर कोई भी व्यक्ति ये चीजें लगातार करे, जैसे मैं चैलेंज करता हूं सारे दर्शकों को, आप लगातार सिर्फ 7 डेज सुंदरकांड कर लो 1 घंटा, आप देखना कि आपके साथ कितने सारे मिराकल्स होंगे. मैं नहीं कहता कि आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जो भी आपको मिलेगा, कई ऐसी चीजें मिल जाएगी जो अनएक्सपेक्टेड है. और मिलेगी या नहीं मिलेगी, अंदर जो एक्सट्रीम पीस बनेगी ना, वो एक कॉन्फिडेंस आएगा जिसके कारण शायद लंबे टाइम तक आपकी जिंदगी में अच्छा होगा. अगर कोई 40 दिन कंटिन्यू कोई भी मंत्र, चाहे आप गायत्री मंत्र उठा लो, कर लोगे, बहुत नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा आपके अंदर आएगी. एंड मैं इतना चैलेंज करता हूं, अगर किसी को बीपी, शुगर, डायबिटीज
थायराइड, पेट में दर्द, कमर में दर्द, कुछ भी है, 40 डेज तक आप लगातार करके देखो, आपका कैंसर रिड्यूस हो जाएगा। मेरे वर्कशॉप में ऐसे कई लोग आते हैं मैम, जो हम लोग 2 दिन के लिए सिर्फ ये चीज़ें करवाते हैं और लोगों के फीडबैक आते हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई, मेरा ये, मतलब कई लोगों को अगर मैं ये बोलूँगा तो जो साइंटिफिक लोग हैं वो कहेंगे अरे कुछ भी बोल रहा है। मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ, आओ मेरी वर्कशॉप में और लाइव देखो। आप 3 दिन के मेरे रेजिडेंशियल हैप्पीनेस प्रोग्राम में आओ, या हमारे मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आओ 2 दिन के, और हमारे लोगों के आप अनुभव सुनो। सुबह कमांडो ट्रेनिंग में आओ 90 डेज़ के लिए, एंड लोगों के अनुभव सुनो। मैं नहीं बोलूँगा, लोगों के अनुभव, और ऐसे लोग जो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने तो बस भीड़ में बोल दिया जो बोलना था, एंड समबडी केम एंड सेड सर मेरा 4 साल से डिप्रेशन था और मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, एंड आपको 5 दिन सुना सुबह और शाम, और मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। एंड मेरी एक वीकनेस ये है कि मैं वो सारी चीज़ें इसलिए मतलब उसको हाथों हाथ लेके इंटरनेट पे डाल डाल के हाईलाइट अभी नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ ये राम का काम है, होने दो। जब हाईलाइट होगा ना तो लोग ही हाईलाइट करेंगे अपने आप। मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वैसे रियल काम क्या है, बिजनेसमैन को हेल्प करना, किसी के NLP जैसी चीज़ें, हम लोग हिप्नोथेरेपी, NLP इस तरह की चीज़ें लोगों को सिखाते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कैसे पैसा कमाओ, कैसे ट्रेनर बनो, कैसे मोटिवेटेड रहो, इंस्पायर्ड रहो। तो बिजनेस तो वो है, लेकिन जब ये काम कर रहे हैं तो दिस इज़ गोइंग गुड। एंड मैं कहता हूँ कि देखिए इसकी पावर ऐसी है कि जब आप इस तरफ आते हो ना, निस्वार्थ होते जाते हो धीरे धीरे। मेरा जो प्रोग्राम मैं 15,000 चार्ज करता था 2015-16 में, जिसका अभी तो मुझे उसका 50,000 चार्ज करना चाहिए, वो मैंने पूरा फ्री कर दिया है। मेरा 2 दिन का मैनिफेस्टेशन रिट्रीट होता है, देयर इज़ नो चार्ज ऑफ दैट। मैं लोगों को बस इतना कहता हूँ कि एक सीट बुक करने का ज़रूर, कुछ भी आपकी मर्जी से ज़रूर दे देना, बिकॉज नॉट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बट मैं कहता हूँ मुझे पता कैसे चलेगा कि 500 का मुझे भोजन अरेंज करना है या 1000 का करना है, बस इसलिए मुझे कितना बड़ा हॉल बुक करना है। सो आई नीड टू नो। जैसे अभी पुणे में हमारी 4 और 5 तारीख को अप्रैल में रिट्रीट है, एंड उसका कोई चार्ज नहीं है। मैंने लोगों को बोल रखा है कि आपको मर्जी हो तो देना, नहीं मर्जी हो तो मत देना। 2 दिन का प्रोग्राम खत्म होने के, एंड लास्ट 3 रिट्रीट्स ऑलरेडी इस तरह पे हो चुकी है, और उसके पहले 8 रिट्रीट जो हुई थी, वहाँ हमने पहला रिट्रीट में हम 21,000 चार्ज करते थे, एंड अब हमने पूरे चार्जेस हटा दिए, एंड पता नहीं क्यों, और कभी कमी नहीं आ रही उसके कारण, है ना। तो कहते हैं कि मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं अब रेवेन्यू का कैसे करोगे, आप तो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, रेवेन्यू का कैसे करोगे। मैं कह रहा हूँ जब मेरे अंदर विश्वास होगा ना, तो रेवेन्यू मैं चाहूँगा जब आएगा, जब तक जितना चाहूँगा। मुझे अब मेरे लिए 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए मेरे मिशन के लिए रुपया, जो अपने आप दुनिया को अगर लगेगा सच्चा है तो आएगा। आप देखिए ना त्यागी की कितनी बड़ी वैल्यू है। आज बिलियनर के सामने आप नहीं झुकोगे जी, लेकिन आप एक जैन मुनि के सामने झुक जाओगे, या एक किसी भी संत के सामने झुक जाओगे, जो शायद ग्रह त्यागी है, जो शायद सोना चांदी को हाथ नहीं लगा रहा है, जो शायद बिल्कुल कंदराओं में रह रहा है या गुफाओं में रह रहा है या सर पे बभूत लगाए हुए, उसके सामने आप झुक जाओगे। मैंने एक ही चीज़ समझी है, त्याग, बलिदान, सेवा, राइट, वैराग्य, ज्ञान, इसी की वैल्यू है, इसी की पूजा है। बाकी पैसे वालों की पूजा इतनी बड़ी नहीं है। लोगों को लगता है पैसे वालों की पूजा है, बट पैसे वाले जैसे ही एक गलत काम करता है उसकी पूजा किधर। विजय माल्या का क्या हुआ, यू नो, आज एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे घटिया वीडियो आ रहे हैं, या बिल गेट्स के आ रहे हैं, तो अब ऑल ऑफ अ सडन पूरी दुनिया कह रही है यार इतने साल हम इनको आइडल मानते थे, ये इतने लेवल पे थे, अभी क्या हुआ इनका। लेकिन वही एक जो त्यागी है, महात्मा है, बुद्ध हो, महावीर हो, इनकी पूजा निरंतर होती रहेगी और मरते दम तक होती रहेगी। सो मैं कहता हूँ कि आज हमें समझना होगा व्हाट इज़ द रियल वेल्थ, व्हाट इज़ द ट्रू वेल्थ। इज इट जस्ट मनी? मनी इंपॉर्टेंट है, धर्म फैलाने के लिए इंपॉर्टेंट है मनी, बट मनी साधन है, साध्य नहीं है। मनी व्हीकल है, डेस्टिनेशन नहीं है जी। सो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मनी ज़रूरी है, समझ सकते हैं। मनी जितना ज़्यादा होगा उतना ईजीली पहुंच सकते हैं, बट उसी से पकड़ के बैठ गए और वही कहा, अभी डेस्टिनेशन को भूल गए। बोले नहीं ये गाड़ी जो थी ना ये ही सबसे इंपॉर्टेंट, बस इसको ही पकड़ना है और इससे बड़ी गाड़ी अब चाहिए, बस डेस्टिनेशन नहीं चाहिए। देन देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, घर परिवार के झगड़े, भाई बहनों के झगड़े, जमीनों के लिए। वाई इंसान, जो तुम आए थे तो तुम कुछ लाए नहीं और तुम मालिक बनने बैठ गए हर चीज़ के। तुम्हारे पापा की मर्जी की ज़मीन है, अब तुम्हारे पापा तुम्हें दोनों को, भाइयों को आधी आधी दें या एक को पूरी दें, एक को आधी दें, वो उनका डिसीजन है। आप क्यों उनसे झगड़ रहे हो?
बट आदमी कहता है नहीं, पापा की ज़मीन मुझे नहीं मिली तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो गया, मेरे को तो भगवान ने सपोर्ट ही नहीं किया, मैं तो लड़ूंगा इसके लिए। वाह भाई, किससे लड़ोगे, किसके अगेंस्ट लड़ोगे? और जब आप अपने भाई से लड़ रहे हो तो आप अपने आप से लड़ रहे हो। जी। जी, that's how So it that is. means karma plays a very important role as per spirituality. Yes, ma'am. 101%. Everything is karma. Everything is energy. When we are thinking, we are doing the karma. We are generating some or the other energy. जब मेरा thought है कि सब अच्छा होने वाला है, the rest of my life will be the best of my life, तो मेरे अंदर शांति आ जाती है और फिर मैं आगे काम जो करता हूँ वो शांति से करता हूँ। एंड जब मैं कहता हूँ अब क्या होगा पता नहीं, टेंशन बहुत हो रही है, आगे क्या होगा, तो भले आगे अच्छा भी हो रहा है लेकिन ये मोमेंट तो मैं बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का सीड डाल रहा हूँ। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी का सीड डाला, ये पनपेगा भी नेगेटिव एनर्जी। कई लोग बिजनेस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके अंदर बहुत डाउट, बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत डर होता है। और जिस चीज़ की शुरुआत इन नेगेटिव बीजों से हुई उसका परिणाम नेगेटिव ही होगा। चाहे हो सकता है बिजनेस में वो पैसा कमा ले, लेकिन अंत में कई बार घर परिवार में अशांति आ जाती है। कई बार बहुत पैसा आने के समय जब उसे एंजॉय करने का टाइम आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कई लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जी, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही होती है, ट्रू, बैक मतलब लाइक लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ बैकआउट हो जाएगा करेक्ट। और सारा का सारा बर्डन एक पे आ जाएगा। आप जो उसका 90% लाइफ्स को देख लीजिए, जी 10% आपको परफेक्ट मिल सकती हैं, बट 90% लाइफ्स को आप देख लीजिए, जिनके पास एक चीज़ आई ना दूसरी छूटी है, हम्म 4 आ गई तो तीसरी छूटी है। ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। किसी के पास बहुत पैसा आ गया, रिलेशन छूट गया। किसी का बहुत प्यार आ गया लाइफ में, कहीं ना कहीं पैसा छूट रहा है। कहीं ना कहीं दोनों आ गई, हेल्थ छूट रही है। कहीं ना कहीं तीनों आ गई, बच्चे छूट रहे हैं। कहीं ना कहीं चारों आ गई, माँ बाप छूट रहे हैं। क्यों? वाई पीपल आर नॉट एबल टू लिव अ फुलफिल लाइफ? क्योंकि हमने पास्ट में इतने सारे नेगेटिव बीज डाले हैं, ओके तो वो पनपेंगे ना। चाहे हमने कहा नहीं मैं तो नेगेटिव बीज ही डालूंगा, अब मैं दवाइयों में जहर मिलाऊंगा जिससे कि सब्जियां जल्दी पनप जाए, लोगों को जहर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आज का मुनाफा बढ़ना चाहिए। कर ले भाई आज का मुनाफा। आगे जब यही तेरे घर में किसी रूप में लौट के आएगा तो तू शायद कहेगा भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तो कुछ बुरा काम नहीं किया। अच्छा, वो इंजेक्शन देके लौकी को तू बड़ा कर रहा था, वो तेरे को बुरा काम नहीं दिखा। अच्छा, तू जब किसी से टैक्सी में बिठा के उसको 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा के ले जाके तूने 100 रुपये ज़्यादा चार्ज किए, तो वो तुझे बुरा काम नहीं दिखा। अच्छा, तू जब जॉब में जा रहा है और तुझे 8 घंटे की पगार मिल रही है और तू वहाँ 3 घंटा काम चोरी कर रहा है जस्ट बिकॉज तेरे मैनेजर ने कुछ कह दिया या तुझे गॉसिप करने में मज़ा आ रहा है, तब तू चोरी नहीं कर रहा और तू कह रहा है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने बहुत बुरा किया है, तो तेरे ही कर्मों का परिणाम है, अब रो। सो कहते हैं कि इससे पहले कि भगवान आपको परिणाम दे, आप अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि कर्मों का जो फल आएगा वो आदमी भोग नहीं पाता है। पर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे ऐसे आपने भी सुना होगा जी, कि वो इतना बुरा कर रहा है, वो लोगों को लूट रहा है, लेकिन वो जी। बहुत ही वेल ऑफ है और हम किसी का कुछ भी नहीं ले रहे, सब अच्छा कर रहे हैं, बट देन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? इसे दुख में स्पिरिचुअलिटी से सुमिरन सब करे, सुख में करे ना करे ना कोई। कोई। तो अच्छा आदमी को दुख मिलना है। हम्म और आपको कैसे पता कि जो बहुत वेल ऑफ है उसको दुख नहीं है? हम्म उनको अलग दुख है। देखिए, झोपड़ी में रहने वाला ज़्यादा हंस लेता है महलों में रहने वाले से कई बार। कई बार जो झोपड़ी में है ना उसका दुख अलग है। वो शायद हम समझ नहीं सकते। हमें लगता है उसके पास पैसा बहुत है, नौकर चाकर हैं, उसके पास जहाँ चाहता है वो फ्लाइट से उड़ के चला जाता है उस दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो बहुत वेल ऑफ हो गया। बट अच्छे आदमी को बहुत दुख मिल रहे हैं। अच्छे आदमी को दुख नहीं मिल रहे, उन आदमियों को दुख ज़्यादा मिल रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं भगवान कहता है कि आई लव यू एंड आप मेरे पास आ जाओ थोड़े से और। देखिए, आप समझिए, मेरी ज़िंदगी में जब जब टफ टाइम आया तब मेरी उसके बाद है ना हमेशा ग्रोथ ज़्यादा हुई। और आज उसी सारे के सारे टफ और बहुत भयंकर टाइम आए, 17-18 में तो मैं बर्बाद सा ही हो गया था। मेरे सब कुछ चला गया था, मेरे सारे के सारे पैसे चले गए थे, मेरे सारे लोन्स, मेरी ईएमआई बाउंस हो रहे थे। 8 तो मेरे बैंक लोन थे, फिर क्रेडिट कार्ड लोन थे, फिर दोस्तों से लिए हुए अलग थे। इतने सारे लोन्स और बैंक वाले आ रहे हैं, कभी क्रेडिट कार्ड वाले घर आ रहे हैं। मेरी वाइफ परेशान हो गई थी, मैं परेशान हो गया था। रोज सुसाइडल थॉट्स आते थे मुझे ऐसा लगता था मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ और मेरे साथ ये क्या कर रहे हो भगवान, अब मैं इससे बाहर कैसे आऊँ। अच्छा, बीइंग अ कोच ना, हम बात भी बड़ी बड़ी करते थे स्टेज से कई बार, क्योंकि लोगों को छोटी बात करेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। और वहाँ पे हम मर रहे थे हर रोज़, हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे लगता था क्या करेंगे इस ज़िंदगी का, ऐसे तो नहीं जीना है। लेकिन वो वक्त गुजर गया
और कैसे गुजरा पता है आपको? उस वक्त को गुजारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही करनी पड़ी, सुबह उठना पड़ा, मेडिटेशन करनी पड़ी, ओके। सुंदरकांड हनुमान चालीसा करना पड़ा, टीचर के पास जाना पड़ा, टीचर ने कहा दान करो, दान करना पड़ा। तो ये सारी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस लानी पड़ी अपनी लाइफ में। और जैसे ये सारी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस आई, इतने साल जो डर का बीज डाला था वो पनपा, उसने बहुत ब्लास्ट किया। अब पॉजिटिविटी का बीज डाला। पिछले 8 साल से माई लाइफ इज़ लाइक सुपर। वाओ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 8 साल में मैंने जो भी मांगा मुझे मिलता गया, क्योंकि पिछले 8 साल में मैंने अपने आप को कॉन्शियसली कहा कि अब ये प्रैक्टिसेस कभी नहीं छूटेगी। क्योंकि उसके पहले मैं क्या कहता था, मेडिटेशन रात को करेंगे, मेडिटेशन संडे को करेंगे, रात का टाइम मेरा था ही नहीं। आज मैं गुड़गांव से यहाँ आया, सोचा था 1.5 घंटे में पहुंचूंगा, ट्रैफिक ने 2.5 घंटे लगा दिए, राइट। सो रात का टाइम मेरा नहीं है। दिन में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह का टाइम मेरा है, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे अमेरिका में हूँ। सुबह पहले कोई घूमने की जगह नहीं खुली हुई है। सुबह पहले कोई भी आदमी, अच्छा आदमी तो कभी वीडियो नहीं देखेगा सुबह पहले उठते ही वो मूवी नहीं देखेगा, सुबह पहले वो उठते ही किसी के घर नहीं जाएगा, सुबह पहले उसको कोई फ़ोन नहीं करेगा, सुबह पहले कोई आदमी बहुत सारे व्हाट्सएप में भी नहीं लगता है। ओके। तो बिकॉज ऑफ दैट कहते हैं कि जैसे रात को सन्नाटा हो जाता है दिल्ली में, और कहीं पे भी आप 15 मिनट में पहुंच सकते हो, 20 मिनट में पहुंच सकते हो, क्योंकि हाईवेज खुले हैं। वैसे ही सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त है, और उस समय भगवान के हाईवे खुले हुए हैं, जल्दी पहुंचोगे। तो इट्स बीन 8 इयर्स आप ब्रह्म मैं मुहूर्त में ही उठ रहे हैं। 4:30 उठ जाता हूँ। बस 2-3 कंडीशंस में नहीं उठ पाता हूँ, कभी एक्सट्रीम ट्रैवलिंग की थकावट होगी, या फिर हेल्थ ठीक नहीं है। बस ये 2 ही जनरली कंडीशन जैसे है। आपने ये बोला, हाँ, सो आप 8 साल से लाइक ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। कभी ये भगवान हमें प्यार करते हैं या हमें भगवान से डरना चाहिए? कि जैसे हमने 41 डेज का माना है कुछ, जी जी। बीमारी से या किसी एक दिन मेरा रह गया तो अंदर डर बैठ जाता है। तो भगवान तो हमें प्यार करते हैं या हमें? भगवान से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने ना ऐसा कर रखा है, मंदिर है, भगवान के सामने जूते नहीं ले जा सकते। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जूते लेके आओ, आप नहा के आओ, आप नहीं नहा के आओ। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चला दी है, ये करो दोगे, इस तरह का कलर का कपड़ा पहन के करोगे तो भगवान नाराज होंगे, ये कलर का। और फिर उसके लिए ना दलीलें भी दी जाती है। देखो भाई, आपको दाल या चावल में से या कोई न खाने में चीज़ पसंद है ना, तो भगवान को भी है ना लड्डू पसंद है, गणेश जी को, तो लड्डू चढ़ाओ। अच्छा, लड्डू चढ़ाएंगे तो भगवान खाएंगे, और मैंने दाल रोटी खिलाई तो नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं होगा। हम एक्चुअली भगवान से नहीं डरते हैं, हम सिर्फ अपने माइंड के विचारों से डरते हैं। हमारे माइंड में विचार आ गया भगवान नाराज़ हो जाएंगे, अब हम डर जाते हैं। सो कहते हैं कि मन ही सारा क्रिएशन है। ये पूरा यूनिवर्स जो है ये इल्यूजन है, और ये हमारे मन के हिसाब से सब चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं अपने मन में ख्याल लाता जाऊंगा, मुझे अच्छी चीज़ें बुरी, बुरी चीज़ें अच्छी से अच्छी चीज़ें और अच्छी दिखने लग जाएंगी। कभी आप देखो, मन में भाव आया, कोई गरीब आदमी ने हंस के आपको कुछ दिया और आपके अंदर भाव आया, मतलब कितना प्यारा है। और कभी कभी कोई अमीर से अमीर आदमी भी आपको हंस के कोई चीज़ देगा और आपको लगेगा इसका ज़रूर कोई मतलब है। अब ये दोनों ही आपके भाव है। तो यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक राजा हमेशा खिड़की में खड़ा होता था कई बार सुबह सुबह, और वहाँ से एक व्यक्ति हर रोज़ गुजरता था, और जितनी बार राजा उस व्यक्ति को देखता था, राजा के मन में बड़े बुरे ख्याल आते थे। राजा को लगता था इसको मर्डर करवा दूं, इसको मार दूं, इसको सूली पे चढ़ा दूं, इसको जेल में डाल दूं। तो राजा ने एक दिन यही चीज़ अपने महामंत्री से सुनी। तो राजा ने मतलब महामंत्री को शेयर की। राजा ने कहा, पता नहीं यार, इस व्यक्ति को देख के ऐसे ख्याल क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आया। बाकी तो हजारों लोग इस खिड़की के नीचे से गुजरते हैं, मेरे को कभी किसी और के लिए ख्याल नहीं आते, इसके लिए क्यों आते? तो महामंत्री ने कहा, चलो मैं पता लगाता हूँ। वो गया उस व्यक्ति के घर पे, और पता किया कि वो व्यक्ति क्या था, लकड़हारा था, वो लकड़ियाँ काटता था। और वो अपने बैकयार्ड में चंदन की लकड़ियाँ बहुत सारी जमा करके रखी थी उसने। तो बातों बातों में पता चला कि यार ये इतनी सारी चंदन है। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं और जमा कर रहा हूँ। बोले क्यों? इतनी चंदन की लकड़ियाँ तुझे क्यों? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन राजा मरेगा। जिस दिन राजा मरेगा तो उसकी चिता जलेगी, तो चंदन की लकड़ियाँ काम आएगी, और उस दिन मुझे अपने बहुत सारे दाम मिलेंगे। तो महामंत्री ने एक बहुत ही अच्छा सा काम किया। उसने कहा, एक काम कर, कितने रुपए तुझे मिलें कि तू खुश हो जाएगा? बोले मुझे 100 स्वर्ण अशर्फियाँ मिलेंगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बोले तू एक काम कर, 200 अशर्फियाँ ले, मैं आज ही ये सारी राजा के उस पे ले जाता हूँ, तो आज से राजा को दुआएं दे।
अच्छा। तो अब वो तो बड़ा नाचने लगा, अरे वाह राजा तो कितना अच्छा है, उसने तो मेरे को पहले ही 50 रुपए मिलने वाले थे तो 200 दे दिए, 4 गुना ज्यादा दे दिए। तो वो राजा के गुणगान करने लगा सबके, जहां जाता वहीं पे। अब पता नहीं वो जैसे ही राजा के वहां से गुजरा, राजा के मन में उसके लिए करुणा जागी। मंत्री ने बताया नहीं था उसको। जी। अब वो वापस से बोले, मंत्री जी आपने ऐसा क्या किया कि इस बार वो व्यक्ति गया तो मेरे अंदर करुणा भाव आया। वाओ। तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी बताई। तो कहते हैं कि हम सब एक सिंगल एनर्जी है और भाव ट्रांसफर होते हैं। आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से कभी कभी मिलते हैं और किसी के घर जाते हैं तो ऐसा लगता है यार इस घर में अब ज़्यादा देर नहीं रुकना है। और कभी कभी कहीं पे जाते हैं और ऐसा लगता है ये जगह तो इतनी सुंदर है, यहाँ तो यहीं बैठे रहें जिंदगी भर, शांति है ना। सो क्या है, भाव है, एनर्जी है। लोगों से किसी से एक बार मिलते हैं और ऐसा लगता है बचपन के दोस्त हैं और बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, पूरी बातें शेयर कर लेते हैं और लंबे समय तक फ्रेंड्स बन जाते हैं। और ऑफिस में जाते हैं, 1000 लोगों से शायद रोज मिलते हैं, लेकिन ना उनका नाम पता, ना बर्थडे पता, ना कनेक्ट हो पाते हैं। बस उनकी शक्ल देखी, काम की बात की और फिर 10 साल से काम की बात कर रहे हैं, लेकिन ना उसके घर जाने की कभी इच्छा हुई, ना उसे कभी घर बुलाने की इच्छा हुई। जी। दैट्स द एनर्जी, द वाइब्रेशन जो आप True. फील करते हैं। तो और यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के आदमी की वाइब्रेशन आप चेंज कर सकते हो किसी भी, बिकॉज हमारे लिए ये डिस्टेंस है, यूनिवर्स के लिए ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स के लिए तो सूर्य और पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जी। और कहते हैं कि सूर्य से बाकी ग्रह 100 करोड़ किलोमीटर, 50 करोड़ किलोमीटर, पता नहीं कितने कितने करोड़। बोलते हैं इतने करोड़ किलोमीटर मिलके तो एक गैलेक्सी है। तो फिर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कितने लाखों करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और हर गैलेक्सी में फिर ऐसे सौर मंडल और ऐसी पृथ्वियां और पता नहीं क्या क्या है। सो आई थिंक इट इज़ इनफाइनाइट। तो हमारे लिए ये अमेरिका और ये हमारे लिए दूर है, लेकिन एनर्जी में तो ये 1 सेकंड में वहाँ पहुँच सकते हैं। या मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आप नाम जप करते हैं? अगर आप करते हैं तो क्या साइंस है, ताकि हमारे दर्शक इसकी इम्पोर्टेंस समझे? क्योंकि कुछ लोगों को रहता है कि इसमें क्या रखा है, इससे अच्छा काम करो, दिल से काम करो, हार्ड वर्क करो। एब्सोल्युटली। तो मैं कहता हूँ हार्ड वर्क कभी मत करो। मैं लोगों को कहता हूँ खेलो, हंसो और ध्यान धरो। सो पहले तो हंसो और खेलो। हंसो और खेलो मतलब आज अभी ये पॉडकास्ट है, ये वैसे देखा जाए तो मेरा भी काम ही है और आपका भी काम ही है, लेकिन हम इसे एंजॉय कर रहे हैं ना। हाँ जी। ये हार्ड वर्क है क्या? ये मैं आज मेरे दिन में 5 पॉडकास्ट हैं और 4 घंटे की ट्रैवल हो जाएगी, तो क्या ये हार्ड वर्क है? नॉट एट ऑल। ये मस्ती है, इंजॉयमेंट है। तो मैं कहता हूँ हार्ड वर्क के कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटाओ, क्योंकि आप एक जगह बैठे हो तो भी टाइम बीत रहा है और कुछ कर रहे हो तो भी टाइम बीत रहा है। तो जब टाइम ही बीत रहा है तो हार्ड वर्क कहाँ से हुआ? और टाइम आपके पास 24 ही घंटा है। हार्ड वर्क तो मैं तब कहता जब मेरे पास 24 है और किसी और के पास 48 है और मैं अब 48 घंटे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ही दिन में, तो दैट मे बी द हार्ड वर्क। बट हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होता है, पैशन सब कुछ है। सो पहला काम तो ये है कि आप एनर्जी को बढ़ाओ और उसके लिए हंसो, खेलो और मस्त रहो। जो चीज़ बदल सकते हो बदल दो, जो नहीं बदल सकते उसको एंजॉय करो। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, नाम जप। शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि किसी शब्दों को यूज करके ना किसी व्यक्ति को आप ओसामा बिन लादेन बना सकते हो। मेरे एक टीचर कहते थे या तो किसी को ओसामा बना सकते हो या ओबामा बना सकते हो, दोनों थोड़ा राइमिंग सा लगता है इसलिए। एक शब्दों को सुन सुन के कोई आदमी आतंकवादी बन जाता है और कहता है कि मैं किसी को भी ब्लास्ट कर दूंगा। और कोई कोई आदमी इतना पावरफुल बन जाता है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा जी। तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। जो भी शब्द आप बार बार गाओगे और बोलोगे उसका प्रभाव होना ही होना है। अब देखिए, जब मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी, और मैं हर बार कहूँ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, और ये मैं बोलता जाऊँ आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होने लगेगी जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाएंगी और मेरे को वही बार बार मिलेगा जो मैं बार बार दोहराता जाऊँगा। अब आते हैं नाम जप के ऊपर, भगवान के नाम के जप के ऊपर। जैसे कहते हैं राम बोलो। अब राम क्या है? बोलते हैं 3 तरह से पृथ्वी पर लाइट आती है, एक सूर्य से, एक चंद्रमा से, और तीसरी है जो अग्नि है। तो जैसे ये लाइट जो जल रही है ये अग्नि है, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हो रही है और ये अग्नि है। या फिर सूर्य से लाइट आ रही है या चंद्रमा से। बोलते हैं रा रे ए म, राम। ये 3 वर्ड्स में ये समझ लो, तीनों, रे मतलब रवि सूर्य का, ए मतलब अग्नि, मैं मतलब मून या उसका और कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा। बोलते हैं जब भी आप कोई भी वर्ड को बोलते हो उसका साइंटिफिक मीनिंग होता है, उसकी साइंटिफिक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन जितनी बार आप श्रद्धा से बोलते जाओगे वो आपके लिए काम करे। आप श्रद्धा से, एक बहुत ही प्यारे गुरु थे, गुरु नहीं थे, एक शिष्य थे,
वो चैतन्य महाप्रभु जी से एक बार टकरा गए। चैतन्य महाप्रभु जी एक मंदिर में जा रहे थे और एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा था और रोए जा रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे बेटा रो क्यों रहे हो? बोले मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो मुझे भाव आ रहे हैं, मतलब मैं अच्छा। सोच रहा हूँ भगवान कैसे होंगे। ऑलराइट। तो बोले बेटा तूने तो गीता उल्टी पकड़ रखी है। बोले साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता उल्टी है या सुल्टी है, मेरे तो गुरु ने कहा भगवत गीता पढ़ो, तो मैं अच्छा। पढ़ना की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भगवान के भाव आ रहे हैं। तो कहते हैं भाव से कोई भी नाम ले लो वो मंत्र बन जाएगा। भाव हो गया ना आपका कि गायत्री मंत्र से मेरी जिंदगी चेंज होगी, आप उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, क्योंकि गायत्री मंत्र भी साइंटिफिक है, आपकी बॉडी के बहुत सारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे। मैं आपको एक छोटा सा अगर इस समय प्रयोग कराऊं ना, तो 1 मिनट करके देख लेते हैं, सभी लोग, आप भी कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, 30 सेकेंड्स, और सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे हल्का सा क्या हो रहा है। और अब रावण के बारे में सोचिए और नोटिस कीजिए आपकी ब्रेथ कैसी हुई। एंड अब राम के बारे में सोचिए एंड नोटिस कीजिए आपकी सांस कैसी हुई। एंड नाउ ओपन योर आइज। क्या महसूस हुआ? राम के बारे में सोचने पे सांस कैसी हुई? शांति की। और रावण के बारे में सोचते ही कैसा हुआ? हल्की घबराहट डीप हुई एकदम से। तो जैसे ही हमने सिर्फ, और ये मैंने कई जगह प्रयोग करवाया और हर जगह लोगों ने मुझे ये कहा कि रावण का जब सोचा तो सांस थोड़ी अलग हो गई, राम का सोचा तो सुकून मिला अचानक से सोचने मात्र से। तो जब शब्द का कोई उच्चारण कर रहे हो आप दिन भर, राधा राधा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज तो यही कहते हैं कि कलयुग में तो राम नाम या जो भी नाम है, नाम जप ही सबसे पावरफुल है। तो नाम जप करते रहें करते रहें करते रहें, उसकी एनर्जी आपके साथ मल्टीप्लाई होती रहेगी। मेरी एक छोटी सी हैबिट बनी हुई है पिछले 7-8 सालों से कि मैं जब भी कहीं होता हूँ तो मैं चैंट करता रहता हूँ, या तो ओम नमः शिवाय या श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जी। हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। सो वॉट एवर यू फील लाइक, कोई दीक्षा लेने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं से, यू जस्ट डू इट एंड सी द मिरेकल्स। और फिर अगर आपके अंदर और स्पिरिचुअलिटी जागे तो किसी गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेके आप ज़्यादा कर सकते हैं। सब जैसे मैंने आपको बताया 2-3 महीने से मैं भी सुंदरकांड का पाठ करती जी हूँ। जी सो उसमें जो एक सीक्वेंस आता है, जब मैं उस इमोशन को इतने अच्छे से फील करती हूँ कि हनुमान जी ऊपर से जब मुंदरी उनको मुद्री डालते फैला हैं, रहे हैं। जो सीता माता के अंदर जो भाव आता है कि अच्छा राम जी तो नहीं आ गए, दैट फीलिंग वो हमेशा मेरी आंखों में आंसू लाती है। पति और पत्नी का जो बॉन्ड था, और राम जी सीता का जब हनुमान जी उनका कड़ा लेके जाते हैं उनके पास, और वो कैसे दिल से लगा के थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मैं जितनी बार ये पढ़ती हूँ मैं पूरा विजुअलाइज कर रही होती हूँ राम जी की फीलिंग, सीता जी की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और थोड़ी देर रोते भी हैं, फिर बहुत हल्का भी लगता है। हम्म। मैंने ऐसा भी देखा है कि आप बहुत बड़ी स्पिरिचुअल, जैसे विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ आप जाते हैं, आप दर्शन करते हैं, थोड़ा एक भारी सा हो रहा होता है, उसके बाद आप बहुत रोते हैं। एब्सोल्युटली। ये मतलब क्या एनर्जी है, और इसके बाद लेकिन आपको बहुत अच्छा और लाइट फील होता है। एब्सोल्युटली। हम सब लोग अपने माइंड में जी रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, मेरे को किसी ने कहा था कि लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर इग्नोरिंग देयर हार्ट। यस। सी हमारी आत्मा है, 3 चीज़ें हैं, आत्मा, शरीर, मन। मन कहता है मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, जी। तो मन के लिए गुलाब जामुन डिलीशियस है, लेकिन आत्मा के लिए और शरीर के लिए कहीं ना कहीं गुलाब जामुन थोड़ा हानिकारक हो सकता है। मन कह रहा है मुझे कि मुझे पब में जाना है, अरे डिस्क में जाना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। आत्मा के लिए विश्वनाथ मंदिर जाके बैठना है। तो जब आत्मा को अपनी जगह मिलती है जहाँ सिर्फ प्योरिटी है, क्योंकि देखिए आप विश्वनाथ मंदिर में लाख लोग रोज के आ रहे हैं, जी। और लाख के लाख लोगों का भाव कैसा है? अलग अलग होगा सर। अलग अलग है, लेकिन डिवोशन है। डिवोशन सभी में है। उनमें से कोई भी नहीं सोच रहा होगा आज तो मैं चोरी कर लेता हूँ, आज तो मैं ना अपने रिलेटिव को ऐसा गाली बोल के आऊंगा, आज तो उसको सुनाऊं। किसी का भाव नहीं है, किसी का नहीं। वहां पे द्वेष खत्म हो रहा है लोगों का। वहां पे लोगों के सभी के मनों में भाव आ रहा है कि हाउ कैन आई बी रियली मोर प्योर, भगवान मेरे को कैसे मिल जाए, भगवान की कृपा मुझ एक पे कैसे झलक हो दिख जाए, जाए, एक झलक दिख जाए, बस दर्शन हो दर्शन हो जाए। एवरीबडी इज पॉजिटिव। तो लाख लोग जिस जगह पे रोज आ रहे हैं और हाईएस्ट पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, जहाँ रोज सुबह शाम पूजा आरती ये हो रही है, जहाँ पे मंदिर के घंटे बज रहे हैं, और घंटा बजाना भी वो बहुत साइंटिफिक है, उससे आपके सारे चक्रास सारे के सारे अलाइन होते हैं उस ध्वनि से। एंड जब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पॉजिटिव है, वहाँ फूल है, वहाँ माला है, वहाँ वो धूप बत्ती है, घी का दिया है, तो उस जगह की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी आत्मा को लगता है आई एम होम, आई एम बैक होम।
और जैसे ही वो बैक होम वाली फीलिंग आत्मा को आती है, आत्मा कहती है रिलीज एवरीथिंग, जो भी तेरे बाकी के संस्कार अभी तक तूने डाले हैं। कहते हैं हम लोग सभी क्लीन स्काई की तरह हैं जिसपे कुछ नहीं अटक सकता। जी स्काई में कुछ भी फेंको नीचे आ जाएगा। जी नथिंग कैन गेट स्टिक टू दिस, दैट्स आर प्योर नेचर एक्चुअली। लेकिन हमने अपने नेचर से क्या क्या अटका लिया, ये घर मेरा, ये कपड़े मेरे, ऐसे गहने, ऐसा बच्चा, ये मेरा पति, ये ही मेरी पत्नी, ये मेरे माता, ये पिता, इनको ये दुख हो गया तो ये प्रॉब्लम, उन्होंने ऐसा कह दिया तो ये। तो हमने, हमारी आत्मा तो उतनी क्लियर है जितनी स्काई है, लेकिन हमने इस आत्मा को हमने कहा नहीं तू धरती है और हम तेरे पे इतनी सारी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको बोझ लगता है। वहाँ जाते ही आपका ये बोझ क्लियर होता है एंड देन यू फील सो लाइट ऑल ऑफ सडन, एंड वो फिर इमोशंस के बेस पे बाहर आते हैं। मन की गति वहाँ रुक जाती है। मन को आप थोड़ा सा ऑटोमेटिकली, वो आत्मा जब पावर, तीनों में से एक ही चीज़ पावरफुल हो सकती है एक टाइम पे। जब आपका शरीर पावरफुल है तो मन शायद नहीं करेगा पावर, आत्मा नहीं करेगी। जब आत्मा पावर में आ जाती है उस जगह पे जाती, तो मन और शरीर आपका उसके हिसाब से काम करने लगता है। दैट्स व्हाट आई फील। जी, हमने ऐसा देखा है सर कि एक फैमिली है जहाँ पे एक तो बहुत ही अच्छी फीलिंग से रहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बच्चे, बट पेरेंट्स का ऐसा नहीं है। दे आर जो आजकल के पेरेंट्स भी हैं, दे आर डिस्ट्रैक्टेड इन फ़ोन, और आजकल बहुत ही पब कल्चर है और अलग डिफरेंट है, बट आप अपने बच्चे से हमेशा ऐसा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं। प्लस देयर इज़ एन AI का ज़माना है, सो बच्चे भी टुवर्ड्स AI की तरफ हैं। बच्चों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपनी तरफ से, जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। सो बच्चा ट्राई करता है, बोलता है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से वो खुद ही देखते हैं कि दे आर मैनिपुलेटिव, राइट। एंड जैसे अभी रिसेंटली 3 बच्चे सुसाइडल मोड पे आए, हो सकता है उन बच्चों ने जो लिखा भी है या कुछ फील किया है या उनके घर के एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा। सो इज़ इट रियली मैटर कि एक बहुत ही अच्छी सोल है, लेकिन हम बड़ों की मैनिपुलेशन से वो सोल डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे लोग जो इस एटमॉस्फेयर या टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, दे हैव गुड वाइब्स बट दे आर लिविंग इन दैट टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, जो उनको ज़्यादा ओवर पावर करे बिकॉज ऑफ द एज। बड़े हैं तो उनका सुनना पड़ेगा। उनके लिए आप एक रे ऑफ होप बताइए कि वो कैसे ऐसे में भी रह के अपने आप को मजबूत और अच्छे निकलें। ट्रू। देखिए AI का सुसाइडल मोड पे ना आए। हाँ, AI के ज़माने में बच्चों को जो भी मिल रहा है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पहला काम तो पेरेंट्स को संस्कार घर में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का माहौल, थोड़ा राइट थिंकिंग का माहौल बना देंगे तो बच्चा AI को भी यूज़ करेगा तो वो सही चीज़ के लिए यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ है, हमें बच्चों से के मन से ना थोड़ा कंपटीशन का भाव कम करवाना होगा, और उन्हें, जैसे आज से 25 साल 50 साल पहले जो अमेरिका था जी, तो हर बच्चा हम में से आज भी सोचता है कि अमेरिका जैसा बनना है, अमेरिका जैसा बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को थोड़ा सा डायरेक्शन देना है कि वहाँ का प्लस क्या है और वहाँ का माइनस क्या है जी। एंड फिर बच्चे के अंदर ये विजडम ज़रूर देनी है कि वो अपने आप से ही एक डिसीजन मेकिंग करने शुरू कर दे कि हाँ, डू आई वॉन्ट दिस और डू आई वॉन्ट दैट। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन आपको गाड़ी के लिए 20 साल आपको इस लेवल पे इस तरह का काम करना होगा और गाड़ी के साथ घर और जो भी है, एंड एक तरफ है आपको पीस चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, शांति चाहिए, तो आदमी खुद से चूज़ करेगा या तो ये या ये। जब आदमी खुद से चूज़ करता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अब ओवर कंट्रोलिंग होने की जगह बच्चों को चॉइस के मोड में लाना होगा, क्योंकि अब जनरेशन्स बदल चुकी हैं और बच्चा जब खुद से चूज़ करेगा तो उसे चूज़ करते समय पेरेंट्स को सिर्फ उसे दोनों के अच्छे और बुरे बता देने एंड देन उसको बोलना है अब तू चूज़ कर। जब हर बार बच्चे को ये पावर दी जाएगी शुरू से ही, तब बच्चा धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा बनेगा, और जब तक वो 7-8 साल का होगा उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी दैट आई नीड टू चूज़ राइट और रॉन्ग फॉर मी, क्योंकि हर बार जब भी मैंने रॉन्ग चूज़ किया है मुझे ही तकलीफ हुई है। राइट। सो बच्चा जब 7 साल तक का ये कर लोगे ना बच्चे के साथ कि हर बार बच्चे को चॉइस की पावर मिल रही है, आप देखोगे उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड देन इवन इफ ही इज़ यूजिंग AI वो सही डिसीजंस लेगा। इसमें मैं एक वैसे जोड़ूंगी कि जैसे हमने देखा गया है कि कोई पेरेंट जैसे बहुत ही ड्रिंक करते हैं और मतलब बहुत ही घर के अंदर एटमॉस्फेयर ख़राब है, उन्हीं के 2 बच्चे हैं जी, पर उनमें से बड़े जब वो हो जाते हैं, एक बहुत ही सक्सेसफुल होता है और एक जो रहता है वो वैसे ही अपने फादर का रेप्लिका बनता है। ट्रू।
सो इधर उन दोनों बच्चों को कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं था। एक ने शायद सीखा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, और एक ने सीखा कि ऐसा ही शायद होता है। इसको मैं कहूँगा इनर गाइडेंस। इनर प्रेमानंद जी गाइडेंस। महाराज कहते हैं कि भगवान की कृपा आप पे तब नहीं है जब आपके पास पैसा बहुत है। भगवान की कृपा आप पे है, इसका सबसे बढ़िया प्रमाण ये है कि आपने सही वक्त पे सही विचार कर लिया, या आपको सही वक्त पे सही गाइडेंस मिल गई। तो जो एक व्यक्ति है ना, जो बच्चा, उसको कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, और ये भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास, राइट। या फिर दिस लाइफ थॉट प्रोसेस एंड कर्मास। अब वैसे देखा जाए तो हर चीज़ डेस्टिनी है। आपके सामने दो किताबें पड़ी है, आप दोनों में से एक ही चूज़ कर पाओगे। दोनों, सपोज आपको एक ही पढ़नी है, एक वक्त में एक ही पढ़नी है, आप एक ही किताब चूज़ कर पाओगे। सो कौन सी किताब आप चूज़ करोगे? हाउ वुड यू नो? देखा जाए तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? आपके हस्बैंड ट्रैफिक गुरु हैं, कैसे बन गए? दुनिया में जी। कोई नहीं बना। तो शायद फिर एवरीथिंग, अगर थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे तो सब कुछ डेस्टिनी हो जाती है। राइट, राइट। एंड वो डेस्टिनी आपके पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से बन रही है। बट हाँ, भगवान ने हमें चूज़ करने की पावर दी है, क्योंकि इंसान बने हैं तो कुछ तो करना होगा। तो हमें हर रोज़ चूज़ भी करना है, एंड चूज़ करने की पावर को बेटर करते जाना है। तो किसी से पूछा गया कि आप इतने अच्छे डिसीजन कैसे लेते हो? बोलते हैं कि क्योंकि मैंने बहुत सारे बुरे डिसीजंस लिए। तो बच्चे को पहले ही वो पावर दे दो, वो जितना ज़्यादा बुरे डिसीजंस लेगा ना, उतना ही उसको समझ में आएगा कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन हाँ, दोनों समझा के, राइट। दैट इज, ऐसे ही कोई लेगा तो फिर तो वो दारू के रास्ते पे चला गया तो उधर चला जाएगा। आज का जो पॉडकास्ट है, इट्स वेरी वेरी फ्रूटफुल। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसका जो रस जो असली मिला है वो है स्पिरिचुअलिटी। इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही हल है, जो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत पावर है, आप इसे साइंटिफिकली देखें या जिस भी तरीके से देखें। ये आपको राइट चॉइस के लिए आपको एक गाइडिंग फैक्टर देता है, और जिसके भगवान ही असली माँ बाप हैं, तो हर कोई, अब भगवान हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। सो आज का ये जो पॉडकास्ट था, सो जिस भी यूथ के अंदर कभी भी कोई सुसाइडल थॉट आए या कुछ भी आए, या आप घबरा रहे हैं अपनी किसी भी सिचुएशन से, सो प्लीज़ आप एक बार सोचिए, राइट चॉइस करिए। आपको आपका जो सोशल मीडिया है ना, प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चॉइसेस हैं, आप उसे सुनिए। देयर इज़ अ वेरी गुड बुक्स आर अवेलेबल, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। सो आप उन्हें पढ़िए, और हमेशा एक राइट चॉइस ही बनाइए जो आपकी लाइफ को एक अच्छी खूबसूरत चीज़ की तरफ लेके जाए, जिससे आप जिए, खुल के जिए और अच्छा जिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द इनपुट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज वेरी डिवाइन। थैंक यू मैम। Thank थैंक you यू so सो much. मच, आई रियली लव दिस एज वेल। थैंक यू। थैंक यू।